हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। चलिए जी, आज हम करते हैं एमसीक्यू। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेट्स टू सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप से कौन सा रिलेटेड है इनमें से? गोइंग कंसर्न, लीगल एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम ओनर। देखो, गोइंग कंसर्न एक ही पर्सन है। अगर वो कहीं बाहर चला गया, उसको कहीं इमरजेंसी होगी तो उसका बिजनेस बंद हो सकता है, बंद करके जाना पड़ेगा उसको कुछ दिन के लिए। तो गोइंग कंसर्न तो नहीं है। अगर उससे कुछ हो गया तो बिजनेस ही खत्म हो सकता है उसका। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो गोइंग कंसर्न तो नहीं होता। लीगल एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम ओनर, जो उसकी लीगल एग्जिस्टेंस है वो सेपरेट होती है ओनर से नहीं। देखो, दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू अलग चलता है और एक होता है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। लॉ का जो पॉइंट है वो अलग चलता है। जो लॉ का पॉइंट है वो ये कहता है कि जो ओनर है सोल प्रोप्राइटरशिप का और उसकी जो एग्जिस्टेंस है बिजनेस की, ये दोनों एक ही हैं। सेपरेट सेपरेट नहीं है। बिजनेस और ओनर एक ही है, सेपरेट नहीं है। पार्टनरशिप का भी यही है, सेपरेट नहीं है। पर कंपनी का क्या है? सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है कंपनी की। तो ये तो नहीं है। ओनर हैज नो कंट्रोल ओवर बिजनेस, क्रूशियल बिजनेस। देखो, एक ही पर्सन है तो उसका फुल कंट्रोल रहता है अपने बिजनेस पे, तो ये भी गलत है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये सही है, क्योंकि एक ही पर्सन है। अगर उसकी बिजनेस में कहीं भी लॉस हुआ तो उसकी पर्सनल एसेट भी ली जा सकती है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये सोल प्रोप्राइटर से रिलेटेड है। द एक्सेस ऑफ डेबिट इन ट्रेडिंग अकाउंट। देखो, सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो हम यहाँ क्या दिखाते हैं? क्रेडिट साइड पे सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। अगर ये साइड ज्यादा है, मान लो ये 2 लाख टोटल आ रहा है, ठीक है, इसका 1,80,000 टोटल आ रहा है, 1,80,000, तो हमारा 20,000 क्या निकल आएगा? ग्रोस प्रॉफिट निकल आएगा, ठीक है, 20,000। लेकिन अब क्वेश्चन में कह रहा है एक्सेस ऑफ डेबिट साइड। अब ये कह रहा है कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, यहाँ का टोटल 2 लाख रुपए है और यहाँ सिर्फ 180 ही है। तो हमारा इस साइड क्या आ जाएगा? लॉस आएगा। लेकिन कौन सा लॉस? ग्रोस लॉस या नेट लॉस? ग्रोस लॉस, क्योंकि ट्रेडिंग की बात हो रही है, ठीक है। ट्रेडिंग की बात हो रही है तो ग्रोस आएगा। दूसरा, डेबिट साइड याद आया तो क्या आएगा? ग्रोस लॉस, नेट लॉस नहीं, ग्रोस लॉस। स्टाफिंग इंक्लूड्स ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, अप्रेजल, डायरेक्टिंग। देखो, स्टाफिंग में ट्रेनिंग भी आती है, प्लेसमेंट भी आता है। स्टाफिंग की जो है इसमें सारी आ जाती है। ह्यूमन रिसोर्स, इसमें प्लानिंग भी आ जाएगी। प्लानिंग के बाद आप रिक्रूट करोगे, सिलेक्शन करोगे, उनको ट्रेनिंग दोगे, उनकी प्लेसमेंट होगी, उनकी प्लेसमेंट आएगी, ट्रेनिंग दोगे उनको, उनका अप्रेजल करोगे, सब आ जाएगा। लेकिन डायरेक्टिंग खुद ही फंक्शन है। हम करते हैं ना पोस्ट डेक, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। डायरेक्टिंग खुद ही फंक्शन है, वो स्टाफिंग में नहीं आता है। तो हमारा आंसर क्या है? स्टाफिंग इंक्लूड्स 1, 2, 3। नेक्स्ट है, व्हेन टूल्स एंड रॉ मटेरियल्स आर नॉट फाउंड एट द राइट प्लेस इन द कंपनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज वोलेटेड। कौन सा प्रिंसिपल वोलेटेड है? प्रिंसिपल इज वोलेटेड, 2 बार इज आ गया। स्केलर चेन है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑर्डर है और इक्विटी है। देखो, स्केलर चेन में क्या है? एक क्रम में चलते हैं। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस अकॉर्डिंग अथॉरिटी भी मिलनी चाहिए। दोनों में पैरिटी होनी चाहिए, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में। ऑर्डर क्या होता है? 2 टाइप का ऑर्डर होता है हमारे पास। एक होता है सोशल ऑर्डर और एक होता है हमारे पास मटेरियल ऑर्डर। ठीक है जी, एक सोशल ऑर्डर, एक मटेरियल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर किस लिए होता है? पर्सन के लिए होता है। और मटेरियल ऑर्डर किस लिए होता है? थिंग्स के लिए होता है। हर चीज अपने प्रॉपर प्लेस पे होनी चाहिए ताकि ढूंढने में टाइम वेस्ट ना हो। जैसे आपके पास बहुत सारी बुक्स है, आपने इधर उधर रख ली तो एग्जाम में आपको ढूंढने में टाइम लगेगा। इसलिए क्या करो? प्रॉपर सेट करके रखो, हर चीज अपनी जगह पे होनी चाहिए, वो होता है ऑर्डर। विच ऑफ द फ्लोइंग मैनेजमेंट फंक्शंस आर क्लोजली रिलेटेड। देखो, जो मैनेजमेंट के फंक्शन है सारे थोड़े थोड़े तो मैच करते हैं, इनमें रिलेशन, इंटर डिपेंडेंसी तो होती है। देखो, आपने प्लानिंग करी, जिस हिसाब से आपको प्लानिंग करोगे उस हिसाब से आपको रिसोर्स भी अरेंज करने पड़ेंगे। थोड़े थोड़े तो सभी मिलते जुलते हैं, होते हैं इंटरडिपेंडेंसी। पर ये पूछा क्लोजली रिलेटेड। जो ये क्लोजली रिलेटेड है ये हमारा होता है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग में आप स्टैंडर्ड सेट करोगे और कंट्रोलिंग में उनको अचीव करोगे। फिर अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो वापस प्लानिंग के स्टैंडर्ड को आप रिवाइज भी कर सकते हो। तो ये क्लोजली रिलेटेड होते हैं, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट, अब हमें क्या बतानी है? इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखना, कई बार करेक्ट पूछता है, कई बार इनकरेक्ट पूछ लेता है। इनकरेक्ट बतानी है। एवरी पार्टनर कैन रिप्रेजेंट द फर्म। यस, सभी को अधिकार है भैया, रिप्रेजेंट कर सकता है, प्रतिनिधित्व कर सकता है हर पार्टनर फर्म का। एवरी पार्टनर है, हाँ, सभी की क्या होती है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जब तक स्पेशली कहा नहीं जाए कि लिमिटेड लाइबिलिटी। जैसे जो पार्टनरशिप के टाइप्स होते हैं उसमें होती है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और जनरल पार्टनरशिप। ठीक है, जब तक कहा नहीं जाए, सभी की क्या है? अनलिमिटेड ही होती है जनरल।
रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इज कंपल्सरी, नहीं, ये हमारा गलत है। जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपल्सरी नहीं होता, वो क्या होता है, वॉलंटरी होता है, ऐच्छिक होता है, आपकी इच्छा है आप करवाएं चाहे नहीं करवाएं, करवाएं तो कुछ बेनिफिट मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख की, लाइफ 5 इयर्स की है, एक्सपेक्टेड सालवेज वैल्यू है हमारी, जो स्क्रैप वैल्यू है 5000 है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन देखो, हमें डेप्रिसिएशन नहीं निकालना, क्वेश्चन को पढ़ो, डेप्रिसिएशन रेट निकालनी है हमें, ठीक है, हमें डेप्रिसिएशन नहीं निकालना, उसकी रेट निकालनी है। सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या होता है, हमारी ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सालवेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, डिवाइडेड बाय लाइफ, ये हमारा फॉर्मूला है। ओरिजिनल कॉस्ट हमारे पास कितनी है, 1 लाख रुपए है, माइनस साल्वेज वैल्यू कितनी है हमारे पास, स्क्रैप, यानी कि इसका मतलब ये है, जब आपकी एसेट पुरानी हो जाएगी, लास्ट में आपको आप उसको बेचोगे तो आपको 5000 मिल जाएंगे, यानी कि 5000 तो कम से कम इतने आपको मिल जाएंगे। लाइफ कितनी है इसकी, लाइफ है 5, तो 5 ये क्या हो गया हमारे पास, 95,000 डिवाइडेड बाय 5, एक कट जाएगा, एक और नो, 19, ये आ जाएगा 19,000 पर ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया हमारे पास। पर हमें डेप्रिसिएशन नहीं पूछा, हमें उससे आगे भी निकालना है, उससे आगे हमें रेट निकालनी है। तो रेट कैसे निकलेगी, रेट निकलेगी जो पर एनम का आपका डेप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय एसेट की वैल्यू, वैल्यू कितनी है मेरे एसेट की, 1 लाख की है, ओरिजिनल कॉस्ट लेनी है, यहाँ पे ध्यान रखना। तो ये कट जाएंगे भाई, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, 19% हमारे पास आ जाएगी, रेट लगाना है हमें, तो हमारे पास ये क्या निकल के आ जाएगी, 19%। ठीक है जी, 19% रेट आ जाएगा हमें। व्हाट इज नॉट करेक्ट फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए क्या सही नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। देखिए, इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट सोर्सेस एंड एप्लीकेशन, बिल्कुल, पैसा कहाँ से आया और कहाँ यूज हुआ हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है। आपने एसेट परचेज करी, वहां आपका पैसा लग गया, आपने शेयर इशू करे, आपका पैसा आ गया, वहां से सोर्सेज एंड एप्लीकेशन बताता है। इट इग्नोर अक्रूवल कंसेप्ट को बिल्कुल इग्नोर करता है, किस कंसेप्ट को फॉलो करता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है तो कैश कंसेप्ट को, कैश बेसिस को ही ये फॉलो करता है, कैश आएगा तो दिखाओगे, कैश जाएगा तो दिखाओगे। इट हेल्प्स टू नो लिक्विडिटी, कैश का भी पता चल जाता है हमें इससे। इट इज सुपीरियर टू इनकम स्टेटमेंट मीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या उससे ये अच्छा है, श्रेष्ठ है, नहीं। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो उसमें आपको इनकम स्टेटमेंट भी बनानी पड़ती है, फाइनेंस बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है, और साथ में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना पड़ता है, दोनों ही बनाने पड़ते हैं। आप ये नहीं कह सकते सुपीरियर है, ये नहीं है, ये गलत। वेयर हाउस यूज फॉर कीपिंग इम्पोर्टेड गुड्स नॉट क्लियरली बाय कस्टम अथॉरिटी, नॉट क्लियर्ड बाय कस्टम अथॉरिटी इज नोन एड, देखो, जब कस्टम अथॉरिटी है, उन्होंने आपके गुड्स को क्लियर ही नहीं करा, यूज फॉर कीपिंग इम्पोर्टेड गुड्स, आपने कोई गुड्स मान लो बाहर से मंगवाए, तो आप जब बाहर से गुड्स मंगवाते हो तो आप इंपोर्ट करते हो, तो उस पर आपको एक टैक्स देना पड़ता है, जिसे कहते हैं हम कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। अगर कस्टम ड्यूटी आप पे कर दोगे तो कस्टम अथॉरिटी आपको गुड्स दे देगी, अगर आप कस्टम ड्यूटी पे नहीं करते हो तो कस्टम अथॉरिटी आपके गुड्स को क्या करती है, वेयर हाउस में डाल देती है। उस वेयर हाउस को क्या कहते हैं, बॉन्डेड वेयर हाउस। ठीक है जी, वो वेयर हाउस कौन सा होता है, बॉन्डेड वेयर हाउस, जब आप पे कर दोगे तो आपको बॉन्डेड वेयर हाउस से गुड्स मिल जाती है, दैट इज बॉन्डेड वेयर हाउस, मीन्स आपका गुड्स वहां पहुंच गया। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट है, अकाउंटिंग इन्वॉल्व ओनली द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, सही है ना, बिल्कुल रिकॉर्डिंग करता है, नहीं, गलत है, खाली रिकॉर्डिंग कहाँ करता है, क्लासिफाइंग भी करता है, समराइजिंग भी करता है, करा था ना हमने अकाउंटिंग मैराथन में, तो ये तो गलत हो गया। अमाउंट ओन टू और टू आउटसाइडर इज कॉल्ड कैपिटल, भाई आपने आउटसाइडर को देना, अदर देन प्रोप्राइटर, देखो अगर प्रोप्राइटर को कोई पैसा देना होता है तो वो तो कैपिटल होती है, लेकिन इन्होंने कह दिया अदर देन प्रोप्राइटर, तो कैपिटल थोड़ा होती है, तो लाइबिलिटी बन जाती है। डेबिट मीन्स डिक्रीज इन एसेट, नहीं, जब भी एसेट का बैलेंस इंक्रीज होता है, ठीक है, तब उसको डेबिट करते हैं, तो यहाँ डिक्रीज नहीं है, इंक्रीज आता जब ठीक होता है, ये डिक्रीज है तो ये गलत है, डिक्रीज है तो क्रेडिट करेंगे हम। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज, ये हमारा सही है, अकाउंटिंग क्या है, हमारी बिजनेस की लैंग्वेज है, देखो हमने ये मैराथन में करा थी ये लाइन ना, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। विच ऑफ द फ्लोइंग अलोन कैन एंश्योर इफेक्टिव एथिक्स प्रोग्राम, देखो, जब आप एथिक्स बनाते हो तो उसमें पब्लिकेशन ऑफ कोड, जो भी आपके रूल्स रेगुलेशन है उसको भी आप रिटर्न में लिख लेते हो, तो वो होता है पब्लिकेशन ऑफ कोड। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज भी इन्वॉल्व होने चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म, आपको कोई कंप्लेंट है, आपकी शिकायत है कोई, तो शिकायत के लिए भी मैकेनिज्म होना चाहिए कि आपकी शिकायत की सुनवाई कैसे होगी, ये भी होना चाहिए। साथ में टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट भी होनी चाहिए, टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट करेगा जब भी काम सक्सेसफुल होंगे, तो ये भी होनी चाहिए। ये सारे ही एथिकल के पॉइंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके पॉइंट्स कह सकते हो, इफेक्टिव बनाने के लिए सारे ही पॉइंट्स जरूरी हैं।
लेकिन इन्होंने पूछा कि एक ऐसा कौन सा है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, पर एक ऐसा कौन सा है जिससे इफेक्टिव बन जाएगा, जो अगर एक की बात करो, वैसे तो सारे हैं, अगर एक को चूज करना हो तो हम किसको करेंगे, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। अगर इन्वॉल्व एम्प्लॉयज खुद ही इन्वॉल्व है, उस चीज में शामिल है, तो काम सक्सेसफुल हो जाए। विच ऑफ द फ्लोइंग टेक्निक इज यूज इन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अब क्या क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा है, बैलेंस शीट बन रही है, कैश फ्लो, पांच चीजें बनती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट बनती है, चेंजेस इन इक्विटी स्टेटमेंट अगर कहीं रिक्वायर्ड है तो वो बनेगी, साथ में नोट्स टू अकाउंट्स। पहले हम यूज करते थे ये अब हम क्या यूज करते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स, पहले वाला रहने ही दो। अब हम क्या यूज करते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स यूज करते हैं। तो ये पांच चीजें बनती हैं। अच्छा, किस कौन सी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट थे किसको बनाना जरूरी नहीं होता, ये हमने करा था, डोरमेंट कंपनी को बनाने जरूरी नहीं होते, ये हम कर चुके हैं। तो इसके लिए आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई उसको इंटरप्रिटेशन करनी है, तो उसके लिए आप रेशियो यूज कर सकते हो, कॉमन साइज स्टेटमेंट वो यूज कर सकते हो, कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, साथ के साथ रेशियो एनालिसिस भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है जी, ये सब यूज कर सकते हो। एन एंटरप्रेन्योर गेट्स मोटिवेटेड बाय, एंटरप्रेन्योर जो उद्यमी है वो किससे मोटिवेटेड होता है, उसको अगर पावर मिल जाएगी, अगर उसको पे, गेटिंग मोर पे, पे तो नहीं मिलती भी, एंटरप्रेन्योर खुद मालिक होता है बिजनेस का, वो प्रॉफिट लेता है, पे तो नहीं लेता, तो ये तो हमारा सीधा सीधा रिजेक्ट हो गया। सीइंग हिज ऑब्जेक्ट बीइंग फुलफिल्ड, जो उसने सोचा था, जो उसका उद्देश्य था वो फुलफिल हो गया, या गेटिंग मोर प्रॉफिट। देखो, कंफ्यूजन सी और डी में हो सकती है, प्रॉफिट उसको मिल रहा है, उससे भी मोटिवेट होता है, बट इससे भी बेटर ऑप्शन हमारे पास है, जो आपने सपना देखा, जो आपने उद्देश्य देखा, वो आपका पूरा हो गया, आप उससे और भी ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, तो सी हमारे पास बेटर ऑप्शन है। डैश मीन्स द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए बिजनेस यूनिट बाय एन इंडिविजुअल। ऐसी कौन सी, देखो यहाँ पे कीवर्ड है हमारे पास प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ए बिजनेस यूनिट बाय एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल जो है बिजनेस यूनिट को एस्टेब्लिश कर रहा है, तो उसकी प्रोसेस को क्या कहते हैं, देखो, एक होता है हमारे पास एंटरप्रेन्योर, जिसको कहते हैं उद्यमी, जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, जिसके माइंड में आता है बिजनेस स्टार्ट करने का, ये पर्सन हो गया, एंटरप्रेन्योर क्या हो गया, ये तो पर्सन हो गया। उसने क्या स्टार्ट करा, एक बिजनेस स्टार्ट करा, वो एंटरप्राइज जो रिजल्ट हो गया, उसका आउटकम हो गया जो उसकी मेहनत का, वो एंटरप्राइज हो गया। एंटरप्रेन्योरशिप होती है वो प्रोसेस उस बिजनेस को स्टार्ट करने की, ठीक है जी, वो प्रोसेस होती है एंटरप्रेन्योरशिप। हमें प्रोसेस पूछी हुई, अगर पर्सन पूछते तो एंटरप्रेन्योर होता, एंटरप्रेन्योर ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, वो उसका रिजल्ट हो गया, ठीक है जी, वो रिजल्ट हो गया एंटरप्राइज। आउट ऑफ द फ्लोइंग एरर्स विच वन विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द ट्रायल बैलेंस, कौन सी एरर का ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। मिस्टेक इन अकाउंटिंग बैलेंस, आप अकाउंट बना रहे हैं, बैलेंस में कहीं भी मिस्टेक हो गई है, तो डेबिट क्रेडिट का टोटल इक्वल नहीं आया, क्योंकि दूसरी एक साइड डेबिट है तो दूसरी साइड क्रेडिट होती है, तो पता चल जाएगी ये एरर तो। राइटिंग एन अमाउंट ऑन करेक्ट साइड, राइटिंग एन अमाउंट ऑफ ट्रायल बैलेंस बना रहे हो आप, ट्रायल बैलेंस में हम सिर्फ क्या बनाते हैं, डेबिट बैलेंस लिखते हैं और क्रेडिट बैलेंस लिखते हैं। राइटिंग एन अमाउंट ऑन करेक्ट साइड, अगर क्रेडिट साइड लिखना था तो अपने उस बैलेंस को, मानो लाइबिलिटी है, आपने क्रेडिट साइड पे लिख दिया, बट इन रॉन्ग अकाउंट, क्रेडिट का अमाउंट आपने कैपिटल में डाल दिया, कैपिटल भी क्रेडिट होती है, टोटल तो सेम ही आएगा, टोटल पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ठीक है, मान लो 50,000 टोटल है, आपने उल्टा लिख दिया, इसको रॉन्ग अकाउंट में डाल दिया, पर करा तो करेक्ट साइड है ना, हम तो डेबिट और क्रेडिट का टोटल करते हैं, तो ये हमें पता पता चलेगी ही नहीं है, इस एरर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा ट्रायल बैलेंस पे, दोनों टोटल मिल जाएंगे। अकाउंटिंग में मिस्टेक है टोटलिंग में, तो ये पता चल जाती है, क्योंकि डेबिट क्रेडिट दो एस्पेक्ट है, एक साइड सही टोटल है, एक साइड गलत है, तो पता चल जाएगा, ये चीजें पता लग जाएंगी ट्रायल बैलेंस। एक्टिविटी रेशियो इंक्लूड्स, एक्टिविटी रेशियो में कौन कौन सी होती है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डाटा डेट इक्विटी रेशियो, डाटा टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट टर्नओवर, हमने सारा करा था। देखो, एक्टिविटी रेशियो को और क्या क्या कहते हैं, एफिशिएंसी रेशियो भी कहते हैं और टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, एक पॉइंट ये क्लियर। दूसरा, इसमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो आती है, डाटा टर्नओवर, क्रेडिटर टर्नओवर, ये सारी आती है, डेट इक्विटी नहीं आती, तो डेट इक्विटी किस में आती है, डेट इक्विटी आती है हमारी जी सोलवेंसी रेशियो में, ठीक है, तुम्हारे आंसर आ जाएंगे, इंक्लूड्स वन टू, वन टू नहीं आएगा। देखो, अगर आपको नहीं भी पता, इसमें ऑप्शन से भी देखिए, अगर मान लो आपको सी और थ्री और फोर्थ का नहीं पता है, तो टू पता है आपको, नहीं आएगा, तो टू इस ऑप्शन में भी है, इसमें भी है, टू इसमें भी है, तो ये वैसे ही सारे रिजेक्ट होंगे, ऑप्शन ही एक बच जाए, ठीक है। कई बार अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको एक चीज का पता है तो ऑप्शन को रिजेक्ट करके आप आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज डैश एक्टिविटी,
देखो भी आपने एंटरप्रेन्योरशिप, अपने बिजनेस करा, बिजनेस आपका चल भी सकता है, आपको सिस्टम को भी फॉलो करना पड़ेगा, आपको लॉ को भी फॉलो करना पड़ेगा, नहीं बिजनेस चला तो रिस्क भी होता है, सारे ही होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप सारी ही एक्टिविटीज है। एन एंटरप्रेन्योर इज कॉल्ड पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर व्हेन ही है, देखो पोटेंशियल का मतलब है संभावित, फ्यूचर में, फ्यूचर वाला। कौन फ्यूचर में एक एंटरप्रेन्योर बनेगा, उसके लिए क्या क्या होना चाहिए उसमें? सबसे पहली जो चीज है, एंटरप्रेन्योर जब भी बनेगा जब उसमें योग्यता होगी, उस चीज की एबिलिटी होगी। अगर विलिंगनेस नहीं है, आपकी इच्छा को जगाया जा सकता है पर आप में योग्यता नहीं है, वो लाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी, तो उसमें आपको पूरी स्टडी करनी पड़ेगी योग्यता के लिए, और फिर उसमें आपका पूरा मन भी तो होना चाहिए करने के लिए। तो मेन क्या होना चाहिए पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर के लिए? हमारे पास एबिलिटी होनी चाहिए। तुम्हारा ऑप्शन बन जाएगा मिनिमम विलिंगनेस। तो हमारे जो ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग हम आंसर चूज करेंगे। मैक्सिमम एबिलिटी होनी चाहिए एंड मिनिमम विलिंगनेस। अगर विलिंगनेस भी है तो एंटरप्रेन्योर प्रेजेंट एंटरप्रेन्योर ही है, वो पोटेंशियल नहीं है फिर, ठीक है जी, वो प्रेजेंट ही है फिर। तो मैक्सिमम एबिलिटी होनी चाहिए। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को कौन बनाता है? हमारा जल्दी जल्दी में आंसर किस पे टिक कर देते हैं हम? बैंक पे कर देते हैं, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय बैंक। लेकिन ध्यान रखना बैंक नहीं आएगा, जो BRS बनाता है वो बनाता है कस्टमर, बिजनेसमैन, कस्टमर ऑफ द बैंक बनाए। ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग बैलेंस इज ट्रू, कौन सा बैलेंस इसमें सही है? देखो, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, हमने दो कॉलम लेने हैं, एक प्लस कॉलम ले लो, एक माइनस, ओवरड्राफ्ट है तो माइनस में दिखा दो। अगर फेवरेबल बैलेंस, डेबिट बैलेंस क्या होता है? फेवरेबल, फेवरेबल बैलेंस है तो इसको प्लस में दिखाओ, प्लस में दिखा कर दूं, प्लस में दिखाओ इसको। 20,000 ले लिए हमने, ठीक है जी, ये प्लस साइड है, ये वाला मैं यहाँ कर रही हूँ क्योंकि ये छोटा बन गया कुल। बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, बैंक ने चार्जेस लिए, ठीक है, बैंक चार्जेस काट, देखो अब बैंक ने चार्जेस काटे, बैंक आपको घर बताने आएगा मैंने आपके 200 रुपए काट लिए? बैंक ने नहीं बताने आएगा। तो बैंक चुपचाप आपके अकाउंट से क्या करेगा? चुपचाप 200 रुपए काट देगा। हमें कैश बुक का बैलेंस दिया है, हमने बैलेंस जो निकलेगा वो कौन सा निकलेगा? पासबुक का। तो हम कैसे चलेंगे? जैसा हमें पासबुक में चलने को कहा जाएगा वैसा चलेंगे। पासबुक में हम प्लस है तो प्लस करेंगे, पासबुक में हम माइनस है तो माइनस करेंगे। अब बैंक ने चार्ज काटे, ठीक है जी, तो बैंक ने आपको माइनस करा, तो आपने कैश बुक में अपने आप को भी माइनस नहीं करा क्योंकि बैंक ने भी अब तक आपको बताया नहीं, तो आप क्या करोगे? माइनस कर दोगे। डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर इन आवर बैंक अकाउंट, एक कस्टमर गया और हमारे बैंक अकाउंट में उसने पैसे डिपॉजिट करवा दिए, तो बैंक ने हमें प्लस करा, तो हमने पासबुक का निकालना है तो हम भी अपने आप को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये 35 हो गया, 35 में से 200 चला गया, 800। तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा एट, ये आ जाएगा हमारे पास 34,800। ठीक है जी। कैश बुक है तो पासबुक का निकलेगा, जैसा जैसा पासबुक में कहा है वैसा वैसा करते जाओ, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट